तो दास्तान कहानी, दास्तान गोई कहानी सुनाने का फन, दास्तान गो हम नाचीज, हम दोनों कहानी सुनाने वाले। अब दास्तान का सफर शुरू होता है पर्शियन कोर्ट्स में। तो जो चगताई तुर्क थे, जिन्हें मुगल के नाम से हम जानते हैं हिंदुस्तान में, नोमैडिक ट्राइब्स थी, और द इम्पल्स फॉर ब्यूटी, फॉर फिनेस, फॉर रिफाइनमेंट, वो तो सारी ह्यूमन रेस में होता है। और चगताई तुर्क और पर्टिकुलरली ईस्टर्न रीजन्स में पर्शियन कोर्ट को सब लोग बड़ी हसरत की निगाह से देखते थे, बिकॉज वो एक एपिटोमी था, एक चरम सीमा थी ऑफ रिफाइनमेंट, एलिगेंस, भले लिबास का, भले खाना, उठना बैठना, बोल चाल। हुमायूं भी वहाँ से मिनिएचर पेंटर्स लाए, तो एटलियर्स उन्होंने यहाँ बनाए, जिससे अब मिनिएचर पेंटिंग शुरू हुई। और एक और चीज़, जब उनके यहाँ पे साम्राज्य बन गया, मुगल सल्तनत जब उन्होंने कायम करी, तो उन्होंने वही तौर तरीक़े अपनाए। तो खाना, लिबास, कोर्ट एटिकेट, साथ में वो दास्तान गो को भी लाए। शुरू में दास्तान गोई यहाँ पे फ़ारसी में होती रही, पर्शियन की ज़ुबान में। उसके बाद कि जैसे कि हिंदुस्तान में हर चीज़ को हम अपना बना लेते हैं, तो हमने दास्तान गोई को भी अपना लिया और वो उर्दू में शुरू हो गई। उर्दू के बाद धीरे धीरे जब मुग़ल सल्तनत का परचम लहराता रहा, तो उर्दू में होती रही, फ़ारसी में होती रही। जब मुग़ल सल्तनत ढह गई, तो उसके बाद एक नया सूरज उदय हुआ लखनऊ में, दास्तान को वहाँ पहुँच गए। तो वहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना हुआ, वहाँ अवधी में शुरू हो गया। मेरे एक साथी दास्तान को हैं, अस्करी जैदी, अस्करी नकवी, वो एक चीज़ करते कॉल सोस ख्वानी। तो करबला में जो हादसा हुआ, जो कत्लेआम हुआ, उसको, उसका जो बयान करते हैं वो अवधी में करते हैं, उसको सोस ख्वानी कहा जाता है। तो अवधी में शुरू हो गया। 1920 तक दिल्ली में दास्तान गोई होती रही। मीर बकर अली साहब थे, उनका एक 2 मिनट का वीडियो क्लिप है खाली हमारे पास, फिल्म क्लिप, जो हमें ब्रिटिश म्यूजियम की कर्टसी, एक शाहिद अमीन हमारे स्कॉलर है, वो लेके आए। बस वही अकेला डॉक्यूमेंट है जिससे हमें थोड़ा इल्म होता है कि दास्तान गोई किस तरीके से की जाती थी। और वो बेचारे रद्दी वाले थे, और वो तकरीर करते थे छत पे खड़े होके, और आवाम नीचे खड़ा होकर उनको सुना करता था। तो इस तरह दास्तान गोई होती थी। ये 2 मिनट के क्लिप में हमें दिखाई देता है। जामा मस्जिद की सीढ़ियों में रातों रात, पूरी रात दास्तान गोई होती थी, और दास्तान गो किससे सुनाते थे। तो साहब यूँ होता था कि साहब बेगम साहब के हुस्न का बयान हो रहा है, कि साहब उनका हुस्न के चाँद भी शर्माए, उनके गाल पे तिल जैसे चाँद पे ग्रहण लगा हो, और एक बारफ्ता सी लट जैसे कोई सांप लहरा रहा हो, काली घटा लहरा रही हो। और साहब जब पानी पीती थी शीशे की तरह उनके गले में उतरता था, दिखता था उनका, तो उनकी जिल्द एकदम शफाफ थी, बिल्लौर की तरह। ये सब होता रहा। तो रात भर बेगम साहब के हुस्न का ही बयान होता था। तो सुबह पौ फटते लोग कहते थे, भैया पूरी रात उनका हुस्न का बयान सुन लिया, अब घूंघट तो उठवा दो। तो जाहिर बात है, अब तो इंटरनेट का ज़माना है, चैनल सर्फिंग का ज़माना है, 3 मिनट से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन स्पैन्स किसी के नहीं है। तो आजकल हम आपको दास्तानें तो क्या सुनाएंगे, हम छोटी छोटी दास्तान ज़ादियाँ सुनाते हैं आपको। तो क्योंकि आई थिंक लोगों का उतना ही दम है। अक्सर हमसे ये पूछा जाता है, अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप अच्छा आप दास्तान सुनाते हैं, कहानी सुनाते हैं आप? तो उनको हम एक बारीक सा फ़र्क समझाते हैं। तो एक मिसाल देते हैं। एक साहब थे, उन्होंने एक कहानी लिखी एक शख्स पे, कि साहब बहुत ही उम्दा शख्स थे। लोग कहते थे कि साहब ऐसा अजीम शान आदमी, ऐसी शख्सियत तो देखी नहीं है। आदमी हो तो ऐसा हो, शौहर हो तो ऐसा हो, बेटा हो तो ऐसा हो, राजा हो तो ऐसा हो, भाई हो तो ऐसा हो, बेटा हो तो, मतलब जो आप मान लीजिए वो है। संत हो तो ऐसा हो, पढ़ा लिखा हो तो ऐसा हो। उस आदमी की बीवी थी, बड़ी खूबसूरत, बड़ी ज़हीन। कहते साहब घरवाली हो तो ऐसी हो, बहू हो तो ऐसी हो, बेटी हो तो ऐसी हो। अब आया कोई गुंडा कमबख्त उन्हें उठा ले गया। ये अपने दोस्त यारों के साथ गए, मारा पीटा, गुंडे को फौत किया, और अपनी बीवी को लेके घर आए वापस। अब बताइए, वाल्मीकि ने इतनी बड़ी रामायण लिख दी उस पर। तो
कहानी और दास्तान में बारीकी का फ़र्क होता है कि एक लफ्ज़ों की हुस्न खूबी, एक बयानी रंगारंगी, एक कुव्वत इजाद के गैर मामूली इजहार उसमें होती है, लचकदार कुव्वत, उसको दास्तान कहा जाता है। हमारे यहाँ दास्तान गोई क्यों ख़त्म हुई? क्योंकि अंग्रेज़ों ने हमें आके हर चीज़ हमें कहा आप बड़े हकीर हैं, आप तो इन्फीरियर हैं, आपको क्या अक्ल है, थिएटर तो हम जानते हैं, आप क्या करते हैं, किस्सा गोई करते हैं, ये सब करते हैं। पर जितनी भी पुरानी तहजीबें हैं हमारी जैसी, उनमें जो मलफूज है, जो गाया या सुनाया लफ्ज़ है, उसको बरतर ऊंचा माना गया है मकतूब लफ्ज़ से, जो लफ्ज़ लिखा गया है। एक नावल निगार थे इस्माइल कादरी साहब, वो एक अपनी नावल ब्रोकन अप्रैल में लिखते हैं, उनका एक किरदार कहता है कि किताबों के बीच छपे हुए लफ्ज़ उन लफ्ज़ों की लाश हैं जो कभी गाए या सुनाए गए थे। तो ये है दास्तान का सफ़र। अब आप लोगों से कुछ गुजारिश है इसके पहले कि हम शुरू करें कि साहब हम जब शुरू करते हैं तो उसके पहले कुछ आपसे रिक्वेस्ट की जाती है। एक बशीर बद्र साहब थे, बड़े अच्छे शायर, बड़े उम्दा शायर, बड़े आला शायर थे। तो वो गए किसी मुशायरे में, तो वापस आए तो बड़ा मुंह फुला के बैठे थे। लोगों ने कहा अरे बशीर बद्र साहब आप इतने खफा क्यों दिख रहे हैं, आपने इतनी अच्छी नज़म पढ़ी, आपको वाहवाही मिली, आप तो खुश होना चाहिए, आप लोग तारीफ़ कर रहे थे। कैसा ऐसा है, जितनी अच्छी मैंने नज़म पढ़ी ना उससे अच्छी दाद नहीं मिली। तो जाहिर बात है अगर आप जितनी अच्छी हम नज़म सुनाएं उतनी अच्छी दाद भी देते रहिए, ठीक है साहब। तो जितनी अच्छी आप दाद देंगे उतनी अच्छी हम नज़म सुनाएंगे, उतनी दास्तान सुनाएंगे। अब साहब हमारी रिवायत में एक और है, एक और उम्दा हमारा असूल है कि हमारी रिवायत में आप ये कह सकते हैं कि भाई वाह क्या खूब, सुभान अल्लाह, मुकर्रर, खुदाया खुदाया, ताली मत पीटिएगा। क्योंकि हमारी रिवायत में कहा जाता है कि भाई साहब कल रात को इन दोनों की तो ताली पिट गई। कुछ भी करे ताली ना पीटिएगा। अब दूसरी गुजारिश कि आप सबकी जेब में एक तुनतुना होगा। एक शख्स तो यहां बैठ के अभी तुनतुना देख रहे थे अपना, तो अगर आपका तुनतुना गया तो हम तुनतुना जाएंगे, और हम तुनतुना गए तो दास्तान तुनतुना जाएगी। तो आपसे गुजारिश है कि कमबख्त का गला घोट दें, घंटे भर आप और हम चैन से जी सकते हैं। दुनिया चलेगी, मोदी सरकार नहीं गिरेगी, यूक्रेन का युद्ध चलता रहेगा, दुनिया कायम रहेगी। बंद कर दीजिए कमबख्त को, भूल जाए। हमारे साथ एक सफ़र कर लीजिए, 1 घंटा, महज 1 घंटा। अब साहब आखिरी गुजारिश, जब दास्तान को सब कुछ लुटपुट गया, मुग़ल सल्तनत भी गई, लखनऊ का दरबार भी ख़त्म हो गया, तो बेचारे लौटते पड़ते कहाँ पहुँचे? मैखानों में पहुँचे। लास्ट डेस्टिनेशन तो मैखाना ही होता है। अब जाहिरी बात है अगर दास्तानें मैखानों में सुनाई जाने लगी तो साकी को तो नवाजना पड़ता है। तो हम लोग हमेशा शुरू करते हैं साकी नामे से। तो आजकल की रिवायत में कहा जाएगा ओड टू द बारटेंडर। तो इजाज़त शुरू करें साकी नामा, और उसके बाद पेशे खिदमत है आज की पहली दास्तान अमर बेल। नाजों को उठाने वाले साकी, रिंदों को छकाने वाले साकी, आबाद तुझी से अंजुमन है, आराइशे महफिले सुखन है। फिर रिंद हुए हैं तेरे बेताब, एक और दे जामे बादए नाब। वो जाम जो रश के जामे जम हो, वो मैं कि न जिसका नशा कम हो। वो नशा जो दिखाए नए रंग, तकरीर में हो तिलस्म का ढंग। फिर वही जाम पिला दे साकी, जिसमें के हो तेरा नाम साकी। इकलीमे सुखन को मैं करूं सर, मद्दाह रहें मेरे सुखनवर। जीनत देहे बागे कामरानी, ऐ चाह बने मेरी कहानी।
वो फूल झड़े मेरी जुबां से, हर सफ़ा न कम हो बोस्तां से। मुश्ताक हैं अहले बज़्म जा, सब देख रहे हैं देर से राह। आगाज़े बयां करो यहाँ से, रौनक दो सुखन को दास्तां से। रौनक दो सुखन को दास्तां से। तो पेश खिदमत है साहब आज की पहली दास्तान अमरबेद। बड़ी मुमानी का कफन भी मैला नहीं हुआ था कि सारे खानदान को शुजात मामू की दूसरी शादी की फिक्र डसने लगी। बस फिर क्या था, उठते बैठते मामू के लिए दुल्हन तलाश की जाने लगी। जब कभी बीवियां चूल्हे चौके से निपट के बेटों की जरी या बेटियों का दहेज चाटने बैठती तो मामू के लिए दुल्हन तजवीज़ की जाने लग जाती। सुनो, अपनी कनीज फातिमा कैसी रहेगी भाई? आई तुम्हारी अकल घास चढ़ने तो नहीं गई है? अरे कनीज फातिमा की सास ने सुन लिया तो नाक कान चोटी काट के तुम्हारी हथेली में धर देगी। अरे है जवान बेटे की मैयत उठी नहीं, वो तो भाई बहू के गिर्द कुंडल डाल के बैठ गई। वो दिन और आज का दिन दहलीज से कदम न उतारने दिया। अरे निगोड़ी का कोई मरा जीता होता मायके में तो आना जाना हो जाता। क्यों भाई? हाँ, सज्जन भाई को क्या कोई कुंवारी नहीं मिलती? हाँ, जो झूठी पत्तल चाटेंगे। है लोग कुंवारी लड़कियां थाल में से जाके देने को तैयार हैं, 40 के तो लगते भी नहीं। आए भी पूरे 10 साल निकल गई तुम तो। अब पिछले महीने तो पूरे 50 भर के। ओह, इम्तियाजी पुप्पो बोल के पछताए। बस फिर क्या था, शुजात मामू की 5 बहनें एक तरफ और वो निगोड़ी एक तरफ, और माशाल्लाह 5 की जुबानें ये कंधे पे पड़ी थी, ये गजगज भर की। मोहल्ले में कोई मुचटिया हो जाता फौरन 5 मोर्चा बांध के खड़ी हो जाती। फिर मजाल है कोई मुगलानी पठानी उनके सामने टिक जाए। अजी साहब, शेखानियों सैदानियों की तो बात ही ना कीजिए, बड़ी बड़ी दिल गुर्दे वालियों के पसीने छूट जाते थे। मगर इम्तियाजी फुफ्फो भी इन 5 पांडवों पर 100 कौरवों से भी भारी पड़ती। उनका सबसे खतरनाक हरबा उनकी चकचकाती बरम की नोक जैसी आवाज़ थी। भाई बोलना जो शुरू करती तो ऐसा लगता जैसे मशीन गन की गोलियां एक कान से दन से घुसती हैं और दूसरी कान से जन से निकल जाती हैं। जैसे ही उनकी किसी से तकरार छिड़ती, सारे मोहल्ले में खबर दौड़ जाती कि भाई इम्तियाजी फुप्पो की किसी से चल पड़ी। फिर क्या, सारी बीवियां कोठे फांगती, छज्जे लांगती, दंगल की जानिब हल्ला बोल देती। अब 5 बहनों ने मिलकर इम्तियाजी फुप्पो की वोट टाने के लिए कि गरीब नक्कू बन गई। बात यह थी हाजरीन कि उनकी मझली बेटी गोरी खानम अब तक कुंवारी धरी थी। 36वां साल छाती पर सवार था, मगर कहीं नसीब बनने के आसार नजर नहीं आ रहे थे। अब हाजरीन, कुंवारे मिलते नहीं, ब्याहे रंडवे नहीं होते। भाई पहले जमाने में तो हर मर्द 3-4 को ठिकाने लगा ही देता था, मगर जब से ये मुए अस्पताल और डॉक्टर पैदा हुए हैं, बीवियों ने तो ना मरने की कसम खा ली है। जिसे देखो आकिबत के बोरिये पे डटी बैठी हैं। दरअसल बड़ी मुमानी के बीमारी के दिनों में ही इम्तियाजी फुप्पो ने हिसाब लगा लिया था, मगर उनके फरिश्तों को भी ना मालूम था कि दोहाजू के लिए भी कुएं में बांस डालने पड़ेंगे। अब शुजात मामू की उम्र का मसला बड़ी नाजुक सूरत इख्तियार कर चला था। भाई कमर आरा और नूर खाला के लिए तो अभी लड़का ही थे, तभी तो मारे हॉल के वो बरसों की गिनती में बार बार घपला डाल देती, क्योंकि उनकी उम्र का हिसाब लग जाने से खुद खालाओं की उम्र पर शह पड़ती। लिहाजा 5 बहनें मुख्तलिफ सम से हमलावर हुई। उन्होंने फौरन इम्तियाजी फुफ्फो के नवाज दामाद का जिक्र छेड़ दिया, जिसका तज़किरा फुफ्फो की दुखती रख था, क्योंकि वो उनकी नवासी पर सौत ले आया था। मगर हमारी इम्तियाजी फुफ्फो भी खरी मुगलानी थी।
जिनके वालिद शाही फौज में बरकंदाज थे, वो कहाँ हार मानने वालियों में से थी। झट पैंतरा बदल कर बार खाली कर दिया और शहजादी बेगम की पोती पर टूट पड़ी, जो खुले बंदों खानदान की नाक कटवा रही थी, अल्लाह। क्योंकि वो रोज सुबह डोली में बैठकर धनकोट के स्कूल में पढ़ने जाया करती थी। अल्लाह तौबा तौबा। अरे अस्तगफिरुल्लाह। हाज़रीन, उस जमाने में लड़कियों का स्कूल जाना उतना ही भयावह समझा जाता था जितना आजकल कोई फिल्मों में नाच गाना करी है। शुजात मामू बड़े माकूल किस्म के आदमी थे। छरहरा बदन, सुथरे नक्श, दरमियाना कद, वाकई 40 के नहीं जचते थे, तो जवान लगते थे। अब इम्तियाजी पुप्पो सारे मोहल्ले में कहती पीती है बाल में खिजाब लगाते हैं, पर किसी ने आज तक सिर पे कोई सफ़ेद बाल नहीं देखा था, लिहाजा ये अंदाज़ लगाना मुश्किल था कि खिजाब लगाना कब शुरू किया। जब उन पे पैगामों की बारिश होने लगी तो बेचारों ने घबरा के मामला बहनों के सुपुर्द कर दिया। बस इतना कह दिया कि भाई लौंडिया इतनी छिछोरी ना हो कि हमारी बेटी लगे और ऐसी खूसट ना हो कि हमारी अम्मा लगे। क्या खौफियाता हुआ नाम है भाई, हाँ, रुखसाना। इम्तियाजी पुप्पो को और कुछ ना सूझा तो नाम में कीड़े निकालने लगी। मैं कह दे रही हूं, ये लोंडिया 16 बरस से एक दिन ज्यादा की हुई है, एक दिन कम की तो मेरा तो चोर का हाल सो मेरा और हुक्के का पानी। वो बेचारी धुंध मचाती रही अपनी गोरी बी की नैया पार के लगाने के लिए, बहनों ने एक न चलने दी। रुखसाना बेगम, अरे रुखसाना बेगम, कोई देखे तो बस देखता ही रह जाए, जैसे पहली का नाजुक शर्माया हुआ चांद किसी ने जमीन पे उतार लिया हो। शक्ल देखते जाओ पर जी ना भरे, रंगत ऐसी जैसे दमकता कुंदन, अरे जिसमें हड्डी का नाम नहीं, जैसे सख्त मैदे की लोई पर गाय का घी चुपड़ दिया। और निस्वानियत, अल्लाह तौबा, निस्वानियत, निस्वानियत ऐसी जैसे दर्जन भर औरतों का सत निचोड़ निचोड़ के भर दिया हो। अरे गरम गरम लपटे सी निकलती थी। बकौल इम्तियाजी पुप्पो के 16 की ही होंगी, मगर उठान माशाल्लाह 19-20 की थी। बहनों ने मामू की उम्र 25 साल बताई थी। अब सुन के उन्हें थोड़ा तकल्लुफ तो हुआ, मगर फिर टाल गए। भाई कमसीनी कोई बड़ा जुर्म तो नहीं। जब रुखसाना मुमानी आई तो मुद्दे की बात एक ही रही कि बड़े ही मुफलिस घर का बोझ थी, लिहाजा दोनों तरफ का खर्च मामू के सर रहा। जब ब्याह के आई तो उन्हें करीब से देख के मामू के तो पसीने छूट गए। बाजी, बाजी ये तो बिल्कुल बच्ची है। मियाँ रहने दो, तेल देखो, तेल की धार देखो। ए मियाँ, मर्द साठा और पाठा, अरे बीवी बीसी और खीसी। हाँ, 2 बच्चे हो जाने दो, गूमूत में ना 16 सिंगार रहेंगे, ना ये छल्ले जैसी कमर, ना ये बाजुओं के लोच। अरे मैं तो ये कहूँ 10 साल में बिल्कुल बड़ी भाभी जान जैसी दिखने लग जाएंगी। फिर हमारे बीरन के लिए हम पूरे 12.5 बरस की लाएंगे। क्या बक रही हो? मामू बोले, हाँ हाँ भैया, दूसरी बीवी नहीं जीती तभी तो तीसरी। क्या बकवास कर रही हो? अरे भैया बड़े बूढ़ों से ना सुनते हैं। अरे दूसरी तो तीसरी का सदका होवे है, तभी तो पुराने जमाने में दूसरी शादी गुड़िया से ना कर देते थे कि जो बीवी आए दुल्हन वो तीसरी हो। बहनों ने समझाया और मामू समझ गए। फिर जल्द ही रुखसाना बेगम ने भी समझा दिया। 2-3 साल में ही अच्छे कपड़े, खाने और आशिक़े ज़ार मियाँ ने वो जादू फेरा कि पहली का चांद 14वीं का माहताब हो गया। ऐसी चांदनी छिटकी कि देखने वालों की आंखें झपक गईं, पोर पोर से शुआएं फूट निकली। वो अर्ज किया ना हुजूर कर कि पूछा जो उनसे, चांद निकलता है किस तरह। क्या बात है?
पूछा जो उनसे कि चांद निकलता है किस तरह। पूछा जो उनसे चांद निकलता है किस तरह, जुल्फों को रुख पे डाल के झटका दिया कि यूं। मुकर्रर मियां। कि पूछा जो उनसे चांद निकलता है किस तरह, जुल्फों को रुख पे डाल के झटका दिया कि यूं। शुजात मामू पर तो ऐसा नशा सवार हुआ कि बिल्कुल धुत हो गए। वो तो शुक्र है जल्द दफ्तर से पेंशन होने वाली थी, वरना आए दिन के गोते जरूर रंग लाते। अब बहनों के ले दे के एक भैया थे, बड़ी मुमानी तो दुल्हनापे में ही जी से उतर गई थी। उनकी कमान तो कभी चढ़ी ही नहीं, जब तक जिंदा रहीं सूरत को तरसती रहीं। बहनों के ठहरे ले दे के एक भैया, मियाँ बहनों के चहेते भाई, सूरत न देखें तो खाना न पचे। दफ्तर से सीधे किसी बहन के यहाँ पहुँचते और रात का खाना वहीं से खा कर आते। फिर भी दस्तरखान सजाए बड़ी मुमानी देर रात तक बैठी उनकी राह तका करती। किसी दिन इत्तफाक से खा लेते तो उनकी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाता। आए दिन बहनों के यहां हंगामे रहते। झूठों कभी भावज को बुला भी लेती, मगर ये बेचारी वहां गरीबुल वतन सी लगती तो सबने बुलाना भी छोड़ दिया। अब शुजात मामू को कभी यार दोस्तों में दावत करनी होती या कभी कव्वाली और मुजरे की महफिलें जमती तो बहनें सब इंतजाम कर देती, इनको पता भी ना चलता। शुजात मामू रुपया भी नहीं इनके हाथ में रख देते। किसी ने बड़ी मुमानी को राय दिया कि बेटा, मियाँ को काबू करने का बस एक गुर है, ए बेटी उसको ऐसे ऐसे खाने खिलाओ कि किसी और के मुंह हाथ का निवाला मुंह को ही ना लगे। बस जी, मुमानी ने खाना पकाने की किताबें मंगाई, लहसुन की खीर, बादाम के गुलगुले, दम का मुर्ग, मछली के कबाब पकाए। क्या बात। जिन्हें खाकर शुजात मामू ने फैसला किया कि ये मुझे जहर देकर मारना चाहती। बड़ी मुमानी बेचारी खून थूक थूक कर मर गई। मगर नई नवेली का जादू तो आते ही सर चढ़ पे बोलने लगा। ना कहीं आने के रहे, ना कहीं जाने के, ना किसी का आना भाई, बस मियाँ है और बीवी। क्या बागो बहार सा भाई, चुटकी बजाते खुर्रे की तरह बेरहम और बेमुरवत हो गया। ये गोरी भी से ब्याह करा दिया होता तो भाईजान इस तरह साहिबुल कतनी हो जाते। अपने पाँव आप ही कुलाड़ी मारी। ए भाभी, ये क्या हमेशा भैया को कूले से लगाए बैठी रहती हैं? हैं? अरे मर्द है, कोई झुंडलना नहीं, हमेशा आंचल में छुपाए बैठी हो। लाख ताने दिए जाते मगर दुल्हन खिकियाई जा रही और मियाँ खिकियाई जा रही। अरे अपनी 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 जोरू है, किसी पड़ोसी की नहीं कि तके जा रहे हैं बजा बट्टू की तरह। मामू वो मामू ही नहीं रहे। अजय कैसी कव्वालियाँ, कैसे मुजरे, बस बीवी तिगनी का नाच नचा रही है, आप नाचे जा रही है। बस 2 दिन के चोंच ले आए हैं, 2-4 बच्चे हो जाने दो। गुमूत में इनके दादाजी छल्ले जैसी कमर रहेगी, ना ये बाजुओं के लोच रहेंगे। हाँ, सब खत्म हो जाएगा। एक ना एक दिन तो भैया का टूटेगा इनसे। दिल को यूं तसल्ली दी गई। अल्लाह अल्लाह करके रुखसारा मुमानी के पांव भारी हुए तो अल्लाह तौबा। ना उल्टियां, ना तबीयत मांदी, ना चलने फिरने में कोई तकलीफ। अरे मजाल है, जरा सा हल्का सा आ जाए, जिस्म फैल गया मगर चांद दमकता रहा। वही शौकियां, वही अंदाजे माशुकाना जो नई दुल्हनों के हुआ करते हैं। और मामू, अरे मामू का तो बस नहीं चलता। अरे दिल कदमों में बिछाए रखते हैं, उठा के पलकों में छुपा ले वो तो उनका बस चले तो। अरे भाई, दिल से उतरने के बाद आए वो तो दिलो दिमाग पे हावी हो गई। पूरे दिनों में भी रुखसाना मुमानी के हुस्न पे गहन ना लगा।
जिस्म फैल गया मगर चांद दमकता रहा। ना आंखों में सूजन, ना पैरों में सूजन, ना आंखों के गिर्द हल्के। मजाल है चलने फिरने में जरा सा हल्कस कर जाए। जापे के 2 दिन बाद चट से उठ के खड़ी हो गई। अरे मजाल है कमर बाल बराबर भी मोटी हुई हो। अरे भाई भली बीवियों के जापे में बाल झड़ जाते हैं, इनके तो यूं बता के बड़े कि खुद कंघी करना दुश्वार हो गया। हाँ, बीवी के बदले जरा मामू झटक गए, जैसे बच्चा उन्होंने ही पैदा किया हो। थोड़ी सी तोंद आगे ढलक आई, गालों में लंबी लंबी काशें गहरी हो गईं, बाल पहले से ज्यादा सफेद हो गए। अगर दाढ़ी ना बनी होती तो गालों पे चूंटी के सफेद सफेद अंडे फूट आते। 2-3 साल बाद जब बेटी हुई तो मामू की तोंद और आगे ढलक आई, आंखों के गिर्द खाल लटकने लगी, निचली दाढ़ का दर्द काबू से बाहर हो गया तो मजबूरन निकलवाना पड़ी। अब हाजरीन, एक ईंट क्या खिसकी कि सारी इमारत की चूलें ढीली हो गईं। उन दिनों मुमानी की अक्ल दाढ़ निकल रही थी। अब शुजात मामू की 32 असली दांतों से ज्यादा हसीन थी, तो उम्र का इल्जाम नजले के सर गया। इम्तियाजी फुफ्फो के हिसाब से रुखसाना मुमानी 26 बरस की थी। गो अब वो कभी बच्चों के साथ धमा चौकड़ी मचाने के मूड में आ जाती तो 16 बरस की लगने लगती। कई साल से उम्र का बढ़ना रुक सा गया था। ऐसा मालूम होता जैसे उनकी उम्र किसी अड़ियल टट्टू की तरह एक जगह पर जम गई है और आगे बढ़ने का नाम ही नहीं लेती। बेचारी ननदों के दिल पर आरे चलते। वैसे भी जब अपने हाथ पांव थकने लगे तो नौजवान लड़कों की शोखियां मुंहजोर घोड़े की दुलत्ती की तरह कलेजे में लगती हैं। क्यों साहब? और मुमानी तो साफ अमानत में खयानत कर रही थी। भाई शराफत और भलमनसाहत का तो ये तकाजा था कि शौहर को खुदाए मजाजी समझती, अच्छे बुरे में उनका साथ देती। ये नहीं कि वो थके मांदे बैठे हैं और बेगम बेतहाशा मुर्गियों के पीछे दौड़ रही है। हाय भाभी तो खुदा का सूर ना सिर की खबर ना पैर की, यूं हुड़दंगी बनी बुढ़िया खदेड़ लगी हो। ओए क्या करूं खाला मुई बिल्ली। ओए हम तुम्हारी खाला कब से हो गई भाई? हाय सज्जन भाई हमसे 5 साल बड़े हैं, 5 साल। आए बड़ा भाई बाप बराबर। आए रिश्ते में तुम आए बड़ी हुई कि नहीं? खबरदार आइंदा से हमें खाला का तो हाँ नहीं तो जो। जी अच्छा। अब हाजरीन, शादी के पहले रुखसाना मुमानी की अम्मा और ये दुपट्टा बदल बहने कहलाई जाती थी। वही शोखियां, वही कमसीनियां जिन्होंने कभी मामू के होश उड़ा दिए थे, अब उनकी आंखों में खटकने लगे। वर्ज किया ना हुजूर कि इस अहद में इलाही मोहब्बत को क्या हुआ, इस अहद में इलाही मोहब्बत को क्या हुआ। छोड़ा वफा को उनने, मुरव्वत को क्या हुआ। मुमानी को जब वो मोहल्ले की लौंडियों बालियों के साथ दौड़ते भागते देखते तो उनके दिल में टीसें उठती। ये तन तन के किन लौंडों को लुभाने के लिए चलती हो? चौंकते। मुमानी पहले तो झेप कर गुलनार हो जाती, फिर टाल देती बात हंस के। इस पर मामू और चिराग पा हो जाते। सब मालूम है हमें, सब मालूम है। फलां से तुम्हारा आंख में टक्का, दिमाग के तुम्हारे नाजायज ताल्लुक आते हैं, सब मालूम। अंधे नहीं हम, देख रहे हैं। तब मुमानी सन्नाटे में रह जाती, मोटे मोटे आंसू छलक उठते। अलगनी से दुपट्टा घसीट कर, जिस्म ढककर, सर झुकाए कमरे में चली जाती। मामू का कलेजा कट जाता, पैरों के तले से जमीन खिसक जाती।
तब तब वो उनके सामने नाक रगड़ते, उनके तलवे चूमते, कदमों में सर फोड़ते, रोने लगते। मैं कमीना हूँ, मैं हरामजादा हूँ, मेरी रोको, मुझे मुझे मारो, मुझे जूतियां लेके मारो, मेरी जान, मेरी मलका, मेरी शहजादी। रुखसाना ममानी अपनी रुपहली बाहें उनके गले में डालकर भों भों करके रोती। तुम्हारा आशिक़े ज़ार हूं मेरी जान, रश्क हसद से जल जल के खाक हुआ जाता हूं। तुम तो नन्हे को भी गोद में लेती हो तो मेरा खून खौल उठता है, जी चाहता है साले का गला घोंट दूं। मुझे मुआफ कर दो मेरी जान, मेरी रुखो, मेरी शहजादी। और रुखसाना मुमानी झट मुआफ कर देती, इतना मुआफ करती, इतना मुआफ करती कि शुजात मामू की आंखों के हल्के और उदय हो जाते और वो बड़ी देर तक थके हुए खच्चर की तरह हाँफा करते। फिर ऐसे भी दिन आ गए जब वो मुआफी भी ना मांग सकते, कई कई दिनों तक रूठे पड़े रहते। बहनों की उम्मीदें बन जाती, अब भैया जान भाभी का कुड़ा कुड़ा कर मार रहे हैं, अब कोई दिन जाता है देख लेना, ये आए दिन की दांता किलकिल रंग लाएगी। बेचारी मुमानी घंटों छुप छुप कर रोती, आंसू भरी आंखों में लाल लाल डोरे और भी सितम ढाने लगते। सुता हुआ जर्द चेहरा जैसे सोने की गिन्नी में किसी बेईमान सुनार ने चांदी की मिलावट बढ़ा दी हो। फीके फीके होंठ, माथे पर उलझी सी एक वरफ्ता लट है, देखने वाले कलेजा थाम कर रह जाते। हुस्ने सोगवार को देखकर मामू के कंधे और झुक जाते, आंखों की वीरानी और बढ़ जाती। एक बेल होती है, अमर बेल, हरे हरे सपोलियों जैसे डंठल, जड़ नहीं होती। ये हरी भरी बेल आसपास के सरसब्ज पेड़ों पर चढ़ के उनका रस चूस चूस कर फलती फूलती है। जितनी ये बेल फलती फूलती जाती है, पेड़ उतना ही सूखता चला जाता है। जूं जूं रुखसाना के चमन खिलते जाते थे, शुजात मामू सूखते चले जा रहे थे। बहनें सिर जोड़ के खुजर पुजर करती, भाई की दिन ब दिन गिरती हालत को देख के उनका कलेजा मुंह को आता था। बिल्कुल चिरकुट हो गए थे। गठिया की पुरानी शिकायत तो थी ही, नज़ला अलग अज़ाब जान हो रहा था। डॉक्टरों ने राय दी कि भाई खिजाब लगाना मुआफिक नहीं, लिहाजा मजबूरन मेहंदी लगानी शुरू कर दी। बेचारी रुखसाना सारे मोहल्ले में लोगों से बाल सफ़ेद करने के नुस्खे पूछती फिरती थी। किसी ने कहा कि भाई खुशबूदार तेल लगाओ तो बाल जल्दी सफ़ेद हो जाएंगे। दुखिया ने पूरी इत्र की बोतल सर में झोंक ली। मामू की नाक में जब शमाम तुल अंबर की मधोशकुन लपटे पहुंची तो वो गलीज ऐब उन्होंने मुमानी के सिर लगाए कि अगर बच्चों का ख्याल नहीं होता तो बेचारी कुएं में कूद जाती। उनके बाल सफ़ेद होने के बजाय और भी काले, और भी मुलायम, और भी चमकदार होकर डसने लगे। मुमानी की जवानी के तोड़ के लिए मामू ने तिब्बे यूनानी की तमाम माजूने, माकुयात, कुश्ते और तेल इस्तेमाल कर डाले। कुछ देर को तो उनकी भागती हुई जवानी थम गई, बाकपन लौट आया। मुमानी हमारी तो खुदरो पौधा थी, किसी ने दुनिया की ऊंच नीच नहीं समझाई थी, किसी ने बारीकियां नहीं समझाई थी, खुदरो पौधा थी।
28 साल की थी, मगर 18 बरस जैसी ना तजुर्बाकार और अल्हड़पन था। मोटर बहुत चलाओ तो इंजन जल जाता है। दवाओं का जो रद्द अमल शुरू हुआ तो शुजात मामू बिल्कुल ढह गए। एकदम से बुढ़ापा टूट पड़ा। अगर वो अपने जिस्म और दिमाग को इतना न तकतकाते तो 62 बरस में ही यूं लुटिया ना डूब जाती। अब वो अपनी उम्र से ज्यादा के लगने लगे थे। बहनें ज़ारो कतार रोती। हकीम डॉक्टर जवाब दे चुके थे। लोगों ने जवान बनने के तो कई नुस्खे इजाद किए, मगर वक्त से पहले बूढ़ा होने की कोई दवा नहीं जो मुमानी को खिला दी जाती। जरूर जरूर उन पर कोई सदाबहार किस्म का जिन्न या पीर मर्द आशिक था कि किसी तौर से उनकी जवानी ढलने का नाम ही न लेती थी। तावीज गंडे हार गए, टोने टोटके चित्त हो गए। अमर बेल फैलती रही, बरगद का पेड़ सूखता रहा। तस्वीर हो तो कोई फाड़ दे, मुजस्समा हो तो तोड़ के चकनाचूर कर दे, मगर अल्लाह ताला का बनाया मिट्टी का पुलिंदा अगर हसीन भी हो और जवान भी, उसकी हर सांस में जवानी की गर्मी महक रही हो तो कोई बस नहीं चलता। उसके चढ़ते सूरज को उतारने का एक ही तरीका है कि उसको खुराक की मार दी जाए। घी, गोश्त, अंडा, दूध कतई बंद। जब से मामू का हाजमा नाजुक हुआ था, मुमानी ने गोश्त पकाना बंद कर दिया था। थोड़ा बहुत मंगाती थी, बच्चों के लिए थोड़ा सा पका देती थी, उसमें से कभी कभार खुद थोड़ा बहुत चख लेती थी। अब उससे भी परहेज कर लिया। अरे भाभी, अरे हद करती हो, ये क्या मैं उछाल चक्कर लोनियों की तरह हमेशा सलवार कमीज पहने रहती हो, हैं? नन्ही बन जाती हैं। अरे भारी भरकम कपड़े पहना करो, जरा अपनी उम्र की लगा करो तुम। मुमानी ने बंदे टके दुपट्टे और गरारे पहनने शुरू कर दिए। किस नए यार को लुभाने की तैयारियां हो रही हैं भाई? मामू का चौकते। हाय भाभी, मामू गोश्त से मुमानी कपड़ों से भी खौफ खाने लगी। हाय भाभी, ए तुम, अरे भगवान, तुम्हारे को भाभी, अरे खुदा बख्शे, तुम्हारे को कोई दीन का खौफ है कि नहीं? अरे तुम अधवक्त एक वक्त ही नमाज पढ़ती हो, अरे 5 वक्त नमाजी तो बनो, है? मुसलमानों का घर है। मुमानी 5 वक्त नमाजी बन गई। जब से मामू की नींद बूढ़ी और नखराली हुई थी, तहज्जुद के वक्त आधी रात को जागना पड़ता था। सब पता है, सब पता है। ये रात रात उठ के हमारे मरने के नफल पड़ती रहती है, सब पता है। दुबली पतली तो थी ही, ये रोज रोज की दाता किलकिल से और भी धान पान हो गई। घी, गोश्त, अंडा, दूध जो छोड़ा तो चेहरा और खिल उठा। अजब नूर सा आ गया चेहरे पे। जिल्द ऐसी शफाफ हो गई कि कोई भी दम बिल्लौर की तरह आर पार नजर आने लगता था। मामू वहीं के वहीं डटे रहे। पहले उनको देख के रुखसाना मुमानी की तरफ कोई देखता तो उसकी राल टपकती थी। अब उनके कदमों में सर पटकने की तमन्ना जागने लगी। जब कभी सुबह वो नमाज फजर के बाद कुरान की तिलावत करती तो उनके मुंह पे हज़रत मरियम का तकद्दुस और फातिमा ज़हरा की पाकीज़गी तारी हो जाती। वो और भी कम सिन, और भी मासूम, और भी हसीन लगने लगती। मामू की कब्र
और पास खिसक आती और वो उन्हें मुंह भर भर के कोसते और गालियां देते कि भांजों और भतीजों के बाद ये जिन्नों और फरिश्तों को बरगला रही है। चिल्ले खींच खींच के जिन काबू में कर लिए हैं और उनसे जादू की बूटियां मंगा के खाती है। खिजाब के बाद अब मेहदी भी मामू को आंखें दिखाने लगी थी। मेहंदी लगाते तो छींकें आकर नज़ला हो जाता। वैसे भी उन्हें मेहंदी से घिन आने लगी थी, क्योंकि रुखसाना मुमानी जब उनके बालों में मेहंदी लगाती तो बावजूद एहतियात के उनके हाथों में भी शम्मे लौ देने लगती। उनके हाथ देखकर हाज़रीन, उनके हाथ देखकर शुजात मामू को ऐसा लगता जैसे रुखसाना मुमानी ने मेहदी में नहीं, उनके खूने दिल में पंजे डुबो लिए हैं। वही हाथ जिन्हें वो कभी चंबेली की मुंहबंद कलियां कहकर चूमा करते थे, आंखों से लगाते थे, अब किसी शिकरे के खूंखार पंजों की तरह उनकी आंखों में घुसे आते थे। वर्ज किया ना हुजूर कि मोहब्बत थी चमन से और अब वो बेदिमागी है। क्या बात? मोहब्बत थी चमन से और अब वो बेदिमागी है कि मौजे बुए गुल से नाक में आता है दम मेरे। क्या बात? जितना वो उनकी मुंडिया जमीन पर घिसते, मुमानी और संदल की तरह महकती। बहनें घर से तरमाल तैयार करके भाई को खिलाने लाती कि कहीं भावत जहर देकर ना मार रही हो। अपने हाथों से सामने बैठकर खाना खिलाती। मगर इन खानों से मामू का हाल और पतला हो जाता। बवासीर की पुरानी शिकायत ने वो जोर पकड़ा कि रहा सहा खून भी निचोड़ लिया। अभी तक उस नामुराद कुश्ते का असर बाकी था जिन्होंने पिछले जाड़ों में मुरादाबाद के एक नामी गिरामी हकीम से नुस्खा लेकर कई सौ की लागत से तैयार कराया था। हाज़रीन, नुस्खा बहुत शाही किस्म का था, जिसे मुर्दा भी खा ले तो तनतना कर खड़ा हो जाए। मगर मामू गोंदनी की तरह फोड़ों से लद गए। दुखिया मुमानी घी को सैकड़ों बार पानी से धोती, उसमें गंधक और बहुत सी दवाएं कूट छान कर मिलाती। घड़ियों मरहम थोपा जाता। पतीलियों में नीम के पत्ते का पानी औटाकर सुबह शाम पीप खून साफ करती। उनमें से चंद फोड़े तो मुस्तकिल नासूर बन चुके थे और अंदर ही अंदर मामू को निगल रहे थे। फिर एक दिन तो अंधेरी हो गया। मामू खटिया में सहन में पड़े थे। बहनें सर जोड़ के खुसर पुसर कर रही और भावज की बुराइयां कर रही थी कि कहीं से कोई मुर्दार बुढ़िया आ गई। पहले तो वो मामू जान को नाना जान समझ के उनसे फ्लर्ट करने लगी। भाई, किसी जमाने में नाना जान उस पर मेहरबान रह चुके थे। अब नाना जान को मरे 20 साल हो चुके थे, पर बुढ़िया अभी भी अपनी चीपड़ भरी आंखों में पुराने ख्वाब जगाने पर मुसिर थी। बड़ी तेदे के बाद जब उसे मामू का असली मुकाम समझ आया तो कमबख्त मरहूम मुमानी का मातम लेके बैठ गया है। देखो तो कैसे दगा दे गई, दगा दे गई। देखो बुढ़ापे का साथ हो गया है। देखो तो बेचारे अकेले पड़ गए। अचानक उसकी नजर दूर बैठी रुखसाना मुमानी पे पड़ी। रुखसाना मुमानी सहन में बैठी कबूतरों को दाना चुगा रही थी। वो बड़े अजब प्यार भरे अंदाज में यूं गर्दन न्योड़े बैठी थी जैसे तस्वीर खिंचा रही हूं, और कबूतर उनकी बिल्लों और हथेली को गुदगुदा रहे थे और वो बेइंतहा हंस रही थी, बेअख्तियार हंसे जा रही थी। हाय मैं मर गई। बुढ़िया ने अपनी 10 उंगलियां चटर चटर हवा में लहराई और कनपटी पे कटर कटर लहराई। हाय मैं मर गई, हाय तो बिटिया, हाय
आई ये तो बिटिया है, आई बिटिया है कि चांद का टुकड़ा, आई मैं जानू मीठा बरस लगाए, आई मैं जानू मीठा बरस लगाए नहीं। हाय हाय खुदा नजरे बद से बचाए। आई मियाँ सुनो। वो बड़े खुफिया अंदाज में, बड़ी राजदारी के अंदाज से मामू के पास खिसकी। अरे मियाँ, सौदागरों का मंझला बेटा विलायत पास करके आया। आई कहो तो बात चलाऊं, अल्लाह कसम मैं आफ्ताब आफ्ताब की जोड़ी लगी चांद सूरज की। अरे सोने के कंगन हुई बात हो गई ते तो बता क्या। थोड़ी देर तो किसी को समझ ही नहीं आया कि बुढ़िया मुर्दार क्या बक रही है। अरे सौदागरों का मंझला बेटा जो विलायत पास करके आया था, सारे मोहल्ले की आंखों में छुपा हुआ था। किसी को यह शुबा नहीं हुआ कि नाशुदनी कतामा रुखसाना मुमानी का रिश्ता जोड़ने की फिराक में है। जो बात वाजे हुई तो भेड़ों का छत्ता छड़ गया। धाए 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 साहब गोलीबारी शुरू हो गई। आई 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 तो मुझ जरंजली को क्या पता है। बुढ़िया सली पर पहन के दरवाजे की तरफ रपटी। जाते जाते कमबख्त से रहा नहीं गया, एक मुश्तबा सी नजर मामू के पिटी हुई सूरत पे डाली और फरमाती हैं, आई कुछ भी कहो, कुछ भी कहो, बेचारी के मुंह पे तो साफ कुमारापन बरस रहा है। उस दिन हाजरी, उस दिन शुजात मामू ने कुरान हाथ में उठा के अलालान कह दिया कि ये दोनों बच्चे उनके नहीं, आसपास के पड़ोसियों की मेहरबानी है जिनसे रुखसाना बेगम के नाजायज ताल्लुकात हैं। आंख मटक्का इनका उनसे। उस रात हाजरीन, उस रात वो रोते रहे, कराहते रहे, अंगारों पे लौटते रहे। उस रात उन्हें बड़ी मुमानी बहुत याद आई। हाय उनके बाल, हाय उनके बाल वक्त से पहले पक गए थे। उनकी जवानी, उनका दुल्हनापा आंसुओं में बह गया था। वफा, नेकी और पारसाई की पुतली वफादारी का मुजस्समा थी। है उनके हिस्से का बुढ़ापा भी उन्होंने अपने वजूद में समेट लिया था और शरीफ बीवियों की तरह जन्नत को सिधारी। आज वो होती, आज वो होती तो ये दर्द, ये सोजिश, ये सफेद जड़ों वाले मेहंदी लगे बाल, ये रिश्ते नासूर, ये तन्हाई बढ़ जाती, फिर बुढ़ापा यूं न दहलाता। दोनों एक दूसरे के दुख को समझते, साथ बूढ़े होते, सहारा देते। अमर बेल फैलती रही। बरगद के पेड़ का तना खोखला हो गया, टहनियां सूख गईं, पत्ते झड़ गए। अमर बेल आसपास के सरसब्ज पेड़ों पर रेंग गई। कैसा जासूस समा था। मामू की मैयत बनी सवरी सहन में रखी थी। बहनें खड़ी पड़ी पछाड़े खा रही थी। मामू अपनी सारी जायदाद बहनों के नाम हेबा कर गए थे। रुखसाना मुमानी सबसे दूर दहलीज में सटी बैठी थी दरवाजे से। देखने वाले कहते हैं कि ऐसी हसीन और सोगवार बेवा उन्होंने जिंदगी में नहीं देखी थी। उनके मुंह पे बेपनाह बेबसी छाई हुई थी। आंखें रो रो के और भी मखमूर और बोझल हो रही थी। जर्द चेहरा पुखराज नगीने की तरह दमक रहा था। पुरसे को आने वाले तो सब कुछ भूल के बस उन्हें ही तकते रह जाते थे। उन्हें तो मरने वाले की खुशनसीबी पे रश्क आता था। मुमानी के चेहरे पर बेपनाह बेबसी और अफसुर्दगी छाई हुई थी। खौफ और सरासीनगी से उनका चेहरा और मासूम और कमसिन और खूबसूरत दिख रहा था।
बच्चे उनसे सटे बैठे थे, वो उनकी बड़ी बहन जैसी दिख रही थी। ऐसा मालूम होता था जैसे कुदरत के सबसे मशाक फनकार ने अपनी बेमिसल कलम से कोई शाहकार बना के सजा दिया हो। शहर दिल एक मुद्दत उजड़ा बसा गमों में, शहर दिल एक मुद्दत उजड़ा बसा गमों में, आखिर उजाड़ देना उसका करार पाया, आखिर उजाड़ देना उसका करार पाया। मुबारक ये शमा को परवाज कर दो भाई, ये बुझ गई है, इसको जला दो। फिर शुरू करें साहब, इजाजत इजाजत शुरू करा जाए। तो पेश खिदमत हाजरीन, आज की दूसरी पेशकश मुगल बच्चा। फतेहपुर सीकरी के पुरस्कार खंडरों में गोरीबी का मकान एक पुराने सूखे जख्म की तरह खटकता था। ककैया ईंट का 2 मंजिला घुटा घुटा सा मकान एक मार खाए रूठे हुए बच्चे की तरह लगता था। ऐसा मालूम होता था जैसे वक्त का जलजला उसकी ढिठाई से हार के आगे बढ़ गया और शाही शान शौकत पे टूट पड़ा। गोरी भी सफेद चांदनी बिछे तख्त पे सफेद बेदाग कपड़ों में एक संगमरमर का मकबरा सा मालूम होती थी। ढेरों सफेद बाल, बेखून की सफेद धुली हुई मलमल जैसी खाल, हल्की भूरी आंखें जिनमें सफेदी रंगाई थी, पहली नजर में एकदम सफेद मालूम होती थी। उनको देख के आंखें चकाचौंध हो जाती थी। ऐसा मालूम होता था जैसे चांदी की पिसी हुई धूल उनके आसपास छाई हुई हो। पता नहीं कब से जिए जा रही थी। लोग उनकी उम्र 100 से ऊपर बताते थे। खोई खोई गुमसुम बेनूर आंखों से वो इतने साल क्या देखती रही थी, क्या सोचती रही थी, कैसे जीती रही थी। 12-13 बरस की थी तो उनका निकाह मेरे चचा दादा से हो तो गया था, मगर चचा दादा ने कभी दुल्हन का घूंघट उठा के नहीं देखा था। कुंवारेपन की एक सदी उन्होंने इन्हीं खंडरों में बिता दी थी। दरअसल गोरी भी जितनी सफेद थी, उनके मियां उतने ही स्याह भट्ट, इतने काले कि उनके आगे चिराग बुझे। गोरी भी तो बुझ बुझ के भी धुआं देती रही। सारे शाम खाना खा के हम बच्चे झोलियों में सूखा मेवा भर के लिहाफों में दुबक जाते और फिर वही पुरानी जिंदगी के पत्ते उल्टे जाने लगते। अब कई बार सुनने के बाद भी अदबदा के वही गोरी भी और काले मियाँ का किस्सा दोहराया जाता। अरे भाई, बेचारे की अकल पे पत्थर पड़े थे कि इतनी सुंदर दुल्हन का घूंघट भी उठा के नहीं देखा। अम्मा हर गर्मियों की छुट्टियों में पूरा लाभ लश्कर लेके मायके पे धावा बोल देती थी। हम बच्चों की तो ईद हो जाती। फतेहपुर सीकरी के पुरस्कार खंडरों में आंख मिचोली खेलते खेलते शाम हो जाती तो खोई खोई सुरमई फिजा से डर लगने लगता। हर अंधेरे कोने से साए लपकते, कल में आ गए, कल में आ गए, कल में आ गए। हम एक दूसरे को डराते, गिरते पिटते ककैया ईंट के 2 मंजिला मकान की गोद में छुप जाते। काले मियाँ हर अंधेरे कोने में छुपे हुए महसूस होते। कई बच्चे जाया होने के बाद कई साल
हजरत सलीम चिश्ती की दरगाह पे माथा रगड़ा तो जाके गोरी बी का चेहरा देखना नसीब हुआ। माँ बाप के आंख का तारा गोरी बी भाई बड़ी ही जिद्दी थी, बात बात पे अखाटी खटवाती लेके पड़ जाती। घर में खाना पकता और कोई मुंह ना झुटालता, जो कहते उठा के मस्जिद भेज दिया जाता। अरे भाई गोरी भी अगर खाना ना खाती तो माँ बाप मुंह में निवाला कैसे डाल सकते थे। बात इतनी सी थी हाजरीन कि जब मगनी हुई तो लोगों ने मजाक में छींटे कसे, गोरी दुल्हन काला दूल्हा, गोरी गोरी दुल्हन काला कलूटा दूल्हा। मगर मुगल बच्चे मजाक के आदी नहीं होते। 16-17 बरस के काले मियाँ अंदर ही अंदर घुटते रहे, जल जल के मुरंडा होते रहे। दुल्हन को हाथ मत लगाना, तुम्हारे तो काले काले हाथ लगे तो काली हो जाएगी। दुल्हन को छू मत लेना, मेली हो जाएगी, तुम्हारा तो साया भी पड़ा तो वो बेचारी काली हो जाएगी। बड़े नाजों की पली है मियाँ, पूरी उम्र जूतियां उठवाएगी तुमसे। अंग्रेजों ने जब मुगल शाही का फातिहा पढ़ा तो सबसे बुरी मुगल बच्चों पे बीती, क्योंकि ये ही सबसे ज्यादा ओहदे संभाले बैठे थे। ऊंचे ओहदे और जागीरें छिन जाने के बाद लाख के घर देखते देखते खाक हो गए। बड़ी बड़ी ढंढार हवेलियों में मुगल बच्चे भी किसी पुराने सामान की तरह जा पड़े, भौचक्के से रह गए, जैसे किसी ने पैरों तले से तख्ता खींच लिया हो। तभी तभी मुगल बच्चे अपने शानो खुददारी की तार तार चादर में सिमट कर अपने अंदर ही अंदर घुसते चले गए। मुगल बच्चे अपनी दिमागी धुरी से थोड़ा खिसके हुए होते हैं। खरे मुगल की यही पहचान है कि उसके दिमाग के 2-4 पेंच ढीले या जरूरत से ज्यादा तंग होते हैं। अब आसमान से धरती की ओर लुढ़के तो दिमागी तवाजुन डगमगा गया, जिंदगी की कदरें गड़मड़ हो गईं, दिमाग से ज्यादा जज्बात से काम लेने लगे। अंग्रेज की चाकरी, लानत, मेहनत मजदूरी, शान के खिलाफ। जो कुछ धन दौलत बची उसी को बेच बेच कर खाते रहे। हमारे अब्बा के चचा चाची के दहेज के पलंग के पायों से चांदी के पत्थर उखाड़ कर ले जाते, जेवरों और बर्तनों के बाद गोटे टके कपड़े नोच नोच के खाए। पानदान की कुल्लियां सिलबट्टों से कुचल कुचल के टुकड़ा टुकड़ा बेची और खाई। अजब समा था, सारे घर के मर्द दिन भर पलंग की अदवाइन तोड़ रहे होते और शाम होते ही पुरानी धुली अचकन पहनी और निकल गए शतरंज पचीसी खेलने। बेचारी घर की बीवियां छुप छुप के सिलाई कर लेती, 2-4 पैसे आ जाते तो घर का चूल्हा जल जाता, या फिर मोहल्ले के बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाकर कुछ नजराना मिल जाता। अब काले मियाँ ने दोस्तों की छेड़खानी को जी का घाव बना लिया। जैसे मौत की घड़ी नहीं टलती, वैसे ही माँ बाप की तय की हुई शादी भी ना टली। काले मियाँ चुपचाप सर झुका के दूल्हा बन गए। किसी सरफिरी ने ऐन मुंह दिखाई के वक्त और छेड़ दिया, खबरदार जो दुल्हन का हाथ लगाया काली हो जाएगी। मुगल बच्चा चोट खाए नाग की तरह पलटा, चुपचाप बहन का आंचल सर से नोचा और बाहर की तरफ चला गया। दरअसल हाजरीन, जब दूल्हा अंदर जनान खाने में तशरीफ लाता है तो बहन उसके सर पे अपना आंचल डाल के लाती है। तो हंसी में खसी हो गई, एक मातम बरपा हो गया। बाहर मर्दान खाने में इस ट्रेजेडी की खबर को हंसी में उड़ा दी गई। भाई बगैर मुंह दिखाई की रस्म के विदाई एक कयामत थी। खुदा की कसम, मैं इसका घमंड चकनाचूर कर दूंगा। किसी ऐसे वैसे से नहीं, मुगल बच्चे से वास्ता पड़ा है। काले मियाँ फुफकारे।
काले मियाँ शैतीर की तरह पूरी मसेरी पर फैले पड़े थे। दुल्हन कोने में गठरी बनी कांप रही थी। अरे 12-13 बरस की बच्ची की बिसाती क्या। घूंघट उड़ाओ, घूंघट उड़ाओ। काले मियाँ टकराए। दुल्हन और गुड़ीमुड़ी हो गई। हम कहते घूंघट उड़ाओ। कोने के बाल उठ के बोले, सहेलियों ने तो कहा था कि दूल्हा मिन्नतें करेगा, हाथ पांव जोड़ेगा, गिड़गिड़ाएगा और खबरदार जो आंचल को छूने भी दिया, लड़की अपने बचाव के लिए जितने हाथ पांव मारती है ना, उतनी ज्यादा कुंवारी और पाक समझी जाती है। देखो जी, तुम नवाबजादी होगी अपने घर की, हमारे तो पांव की जूती हो। बोल रहा तुम्हें बाप के नौकर नहीं है। दुल्हन को जैसे लकवा मार गया। काले मियां पलंग से चीते की तरह लपके उठे, जूतियां बगल में दबाई और खिड़की से पायबाग में कूद गए। सुबह की गाड़ी से जोधपुर दंदन आ गए। घर में सोता पड़ा था। एक एक काबी जो दुल्हन के साथ आई थी अभी जाग रही थी। कान दुल्हन की चीखों की तरफ लगे थे। जब दुल्हन के कमरे से चूं की आवाज नहीं आई तो उसके पैरों का दम निकलने लगा। हाय हाय, हाय कैसी बेहया लड़की है। हाय देखो तो, हाय लड़की जितनी कुंवारी जितनी पाक होगी उतनी ज्यादा धुंध मचाएगी। वे अल्लाह, हाय कहीं काले मियां में कोई खोट तो नहीं। जी में आया कि अभी कुएं में कूद के दम दे दे। चुपके से जो खिड़की से कमरे में झांका तो जी सन रह गई कि दुल्हन तो जस की तस और दूल्हा गायब। अजी सा बड़े उल्टे सीधे किस्म के हंगामे हुए। बड़ी मुश्किल से दुल्हन ने अपनी आप बीती कह सुनाई। तलवारें सुध गई, एक नई तरह की खुसर पुसर शुरू हो गई। फौरन 2 पार्टियां बन गई, एक गोरे मियाँ की, एक गोरीबी की, एक काली मियाँ की। अरे भाई कमाल है। अरे भाई उसका शौहर है, उसका देवता है भाई, उसका हुक्म न मानना गुनाह है भाई। अरे कमाल कर रहे हैं साहब। हाँ, आज तक कहीं भी किसी दुल्हन ने अपना घूंघट अपने सर से अपने हाथों से उठाया? दूसरी पार्टी का कहना था। काले मियाँ को वापस बुला के घूंघट की रस्म पूरी कराने की हर कोशिश नाकाम रही। वो वहां घुड़सवारों में भर्ती हो गए। हर महीने बीवी को रोटी कपड़ा भेजते रहे, जो गोरीबी की अम्मा हर महीने समधन के मुंह पे मार आती। 7 साल बीत गए। गोरीबी कली से फूल बन गई। हर अठवाड़े मेहंदी घोल के हाथ पांव में रचती रही, बंधे टके दुपट्टे ओढ़ती रही और जीती रही। फिर खुदा का करना ऐसा हुआ कि बाबा की मरण घड़ी आन पहुंची। काले मियां को जो खबर गई तो ना जाने किस मूड में थे, भागे भागे चले आए। बाबा मौत का हाथ झटक कर उठ बैठे। काले मियां को हाजिरी का हुक्म हुआ। दुल्हन के आदाबे रूनुमाई पर मिस्कॉट हुई। काले मियां ने सर झुका दिया, मगर शर्त वही रही कि घूंघट तो दुल्हन को अपने हाथों से ही उठाना पड़ेगा। देखिए अब्बा हुजूर, मैं कसम दे चुका हूं, आप मेरी गर्दन उड़ा दीजिए मगर कसम नहीं तोड़ सकता। मुगल बच्चों की तलवारें जंगिया चुकी थीं। आपस की मुकद्दमेबाजियों ने सर का कस बल निकाल दिया था, मगर रह गई थीं तो यही अहमकाना जिद्दें। इन्हीं को कलेजे से लगाए बैठे थे। किसी ने काले मियां से यह ना पूछा कि भाई तुमने ऐसी बेवकूफी की कसम खाई है क्यों कि अच्छी भली जिंदगी एक अजाब बन गई। खैर साहब, गोरीबी को फिर से दुल्हन बनाया गया। ककैया ईंट का 2 मंजिला मकान फिर से फूलों और इत्र की खुशबू से महक उठा। अम्मा ने समझाया, आई बेटी जान,
अरे बेटी जान सुनो बेटा, अरे बेटा तुम्हारा उनसे निकाह हुआ है बेटा, अरे बेटा सुनो घूंघट उठाने में कोई ऐब नहीं, उठा लो बेटा उठा लो, उनकी जिद पूरी कर दो, हैं कोई बुराई नहीं, मुगल बच्चे की आन रह जाएगी बेटा, तुम्हारी दुनिया संवर जाएगी, आए गोद में फूल बरसेंगे, अल्लाह रसूल का हुक्म पूरा होगा बेटा। गोरी भी सर झुकाए सुनती रही। 7 साल में कल की कच्ची कली कयामत ढा देने वाली दोशीज़ा बन चुकी थी। हुस्न और जवानी का एक सैलाब था जो तन मन से फूटा निकलता था। औरत काले मियां की सबसे बड़ी कमजोरी थी। उनका हर सोच विचार इस एक नुक्ते पर मरकूज था। उनकी हवस की 7 सालों ने उनसे बड़ी आंख में चोली खेली। उन्होंने 20 घूंघट नोच डाले, 20 घूंघट नोच डाले। रंडी बाजी, लौंडे बाजी, तीतर बाजी, बटेर बाजी, पतंग बाजी, जुआ बाजी, कोई बाजी नहीं छोड़ी। मगर गोरी बी के घूंघट की चोट उनके दिल में पंजा गाड़े रही, जो 7 साल सहलाने के बाद रिश्ता नासूर बन चुकी थी। इस बार उन्हें पूरा यकीन था कि उनकी कसम जरूर पूरी होगी। अरे भाई, गोरी भी अकल की इतनी भी कोरी नहीं कि जीने का ये आखिरी मौका गंवा देंगी। अरे करना क्या है, हैं? 2 उंगलियों से हल्का फुल्का आंचली तो खचकाना है, कौन सा पहाड़ ढोना है। घूंघट उठाओ, घूंघट उठाओ। काले मियां ने तो नरमी से कहना चाहा, मगर मुगलवी दबदबा फाते रहा। गोरी भी मारे गुरूर के तमतमाए सन्नाटे में बैठी रही। आखिरी बार हुक्म दे रहा हूं, घूंघट उठा दो, वरना इसी तरह पड़ी पड़ी सड़ जाओगी। अब की जो गया तो फिर वापस ना आऊंगा। काले मियां फुफकारे। मारे गुस्से के गोरी भी लाल भभूका हो गई। काश है काश उनके सुलगते हुए चेहरे से एक शोला लपकता और वो मनहूस घूंघट जलकर खाक हो जाता। बीच कमरे में खड़े काले मियां कौड़ियाले सांप की तरह झूमते रहे, फिर जूते बगल में दबाए और पाई बाग में उतर गए। जमाना बीत गया, अब वो पाई बाग कहां। उधर पिछवाड़े में एक लकड़ियों की टाल लग गई। रह गए तो 2 जामुन के पेड़ और एक कद्दावर बरगद। वो बेले चमेली की झाड़ियां, गुलाबों के झुंड, शहतूत और अनार के दरख्त पेड़ तो कब के लुट पिट चुके। जब तक मां जिंदा रही, गोरीबी को संभाले रही। उनके बाद ये ड्यूटी खुद गोरीबी ने संभाल ली। हर जुमेरात को मेहंदी पीस के पाबंदी से लगाती, दुपट्टा रंग चुनकर गोटे टांकती, और जब तक ससुराल जिंदा रही हर त्योहार पे सलाम करने जाती रही। अब के तो काले मियां गायब ही हो गए। बरसों उनका कोई सुराग न मिला। मां बाप रो रो के अंधे हो गए। काले मियां जाने किन जंगलों की खाक छानते फिरे। कभी दरगाहों में उनका पता मिलता तो कभी किसी मंदिर की सीढ़ी पे पाए जाते। गोरीबी के सुनहले बालों में चांदी फूल गई। मौत की झाड़ू काम करती रही। आसपास की जमीनें और मकान कौड़ियों के मोल बिकते रहे। महल ढह रहे थे, एक नई दुनिया की नींव पड़ रही थी। डिस्पेंसरी, जमीनें, मकान बिक चुके थे। कुछ पे नए लोग जबरदस्ती आन बसे, कुंजड़े कसाई आन बसे। डिस्पेंसरी, परचून की दुकान, एक मरगल्ला से जनरल स्टोर भी हो गया, जिसमें लिप्टन की चाय की पुड़ियाँ और
एल्युमिनियम की पतीलियों के हार लहराने लगे। एक अधमुई मुट्ठी की दौलत रिस रिस के बिखर रही थी और कुछ जानदार उंगलियां उसको समेटने में लगी थी। कल तक जो झुक झुक के सलाम करते थे, अब पलंग की अदवाइन पे बैठते थे, अब साथ में उठना बैठना भी अपनी शान के खिलाफ समझने लगे। गौरी बी के तमाम जेवरात आहिस्ता आहिस्ता लालाजी की तिजोरी में पहुंच गए। दीवारें ढह रही थी, छज्जे झूल रहे थे, बचे खुचे मुगल बच्चे अफीम का आंटा निगल के पतंगों के पेच साध रहे थे, तीतर बटेर सधा रहे थे, मुर्गेबाजी कर रहे थे। लफ्ज मिर्जा, जो कभी शान और दबदबे की निशानी माना जाता था, अब महज मजाक बन के रह गया था। गोरी भी कोल्हू के अंधे बैल की तरह जिंदगी के झगड़े पर जुती धुरी पर घूमती चली जा रही थी, घूमती चली जा रही थी। उनकी नीली आंखों में सूनेपन ने डेरा डाल दिया था। उनके बारे में तरह तरह के किस्से मशहूर थे कि उनके ऊपर जिन्नों का बादशाह आशिक है। जब भी काले मियां उनके घूंघट की तरफ हाथ उठाते थे, चट तलवार सूद के खड़ा हो जाता था। हर जुमेरात को नमाज के बाद जब वो वजीफा पढ़ती तो सारा आंगन कुड़ियाले सांपों से भर जाता। फिर रात के 12 बजे सोने के मुकुट वाला नागराज सांप पे सवार होके आता, अजगर पे सवार होके, और गोरी बी की पाट की धुन पे अपना सर दुखता, पाँव पड़ते ही सबसे धार जाते। हम बच्चे जो ये किस्से सुनते तो हमारे कलेजे उछल के हमारे हलक में आ जाते और हम रात को सांपों की पुकारें सुनते हुए चीखे मारते हुए उठते। गोरी बी ने सारी उम्र कैसे कैसे नाग खिलाए होंगे, कैसे अकेली नामुराद जिंदगी का बोझ ढोया होगा। उनके रसीले होठों को तो कभी किसी ने चूमा ही नहीं। उन्होंने अपने जिस्म की पुकार को क्या जवाब दिया होगा। अच्छा होता अगर ये कहानी यहीं खत्म हो जाती, मगर किस्मत मुस्कुरा रही थी। 40 बरस बाद काले मियां अचानक आ धमके। उन्हें किस्म किस्म की लाइलाज बीमारियां लग चुकी थी, पोर पोर सड़ रही थी, रोम रोम रिस रहा था, मारे बदबू के नाक सड़ रही थी, मगर आंखों में अभी तक वही पुरानी हसरतें जाग रही थीं जिसकी बिना पे जान सीने में अटकी हुई थी। अरे गोरीबी को कहो आके मुश्किल आसान कर जाए। एक कम 60 बरस की दुल्हन ने फिर से अपने दूल्हा को मनाने की तैयारियां शुरू करी। मेहंदी घोल के हाथ पांव में रची, पानी गर्म करके पिंडा पाक किया, सुहाग का चिकटा तेल सफेद लटों में बसाया, संदूक खोल के झरझर टपकता झड़ता शादी का जोड़ा निकाला और पहना। उधर काले मियां दम तोड़ते रहे। जब गोरी भी शर्माती लजाती धीरे धीरे कदम उठाती काले मियां के सरहाने पहुंची तो झिलंगे पलंग पर चीकट तकिए और गूदड़ बिस्तर पर पड़े काले मियां की मुर्दा हड्डियों में जिंदगी की एक लहर सी दौड़ गई। मलकुल मौत से जूझते हुए काले मियां ने हुक्म दिया, गोरीबी, गोरीबी घूंघट उठाओ।
गुरीबी के हाथ घूंघट की तरफ उठे और गिर गए। काले मियाँ दम तोड़ चुके थे। वो बड़े चैन से उकड़ू होके बैठ गई। सुहाग की चूड़ियां ठंडी करी और रंडापे का सफेद आंचल अपने माथे पे खींच लिया। हमेशा देर कर देता हूं मैं। जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। मदद करनी हो उसकी, यार की ढाढ़स बंधाना हो, बहुत देरी रास्तों पे किसी से मिलने जाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। बदलते मौसमों की सैर में दिल को लुभाना हो, किसी को याद करना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूं। किसी को मौत से पहले किसी गम से बचाना हो, हकीकत और ही थी कुछ, उसे जाके ये बताना हो, हमेशा देर कर देता हूं। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू फॉर बीइंग वंडरफुल ऑडियंस। थैंक यू सो मच। थैंक यू।